के नियम को पहले समझना चाहिए। प्रकृति का नियम ये कहता है कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर, मतलब जो कंज्यूम करे, व्यक्ति हो या शहर हो या देश हो, जो कुछ भी ले रहा है, जो कुछ भी ले रहा है उसे वापस भी करना है। और यही हमने नहीं किया। हमने पृथ्वी को आज तक जितना शोषित किया, उसके बदले में आज तक पृथ्वी को क्या लौटाया, प्रकृति को क्या लौटाया, ये एक बड़ा विषय है चिंतन का। और इसीलिए हमने ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की कल्पना की कि कोई भी राज्य जो भी प्रतिवर्ष इकोनॉमी के नाम पर जीडीपी लाता है, उसका बोझ कहीं ना कहीं पृथ्वी पर पड़ता है, उसके राज्य के संसाधनों पर पड़ता है। तो उसके समानांतर जीपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, क्या जंगल पैदा किए, कितना पानी रोका, कितनी हवा को बेहतर किया, कितनी आपने मिट्टी को बेहतर बनाया, इनका मिलाकर के जो ये सूचक है जीपी, ये जीवन के लिए है। वो जीवन जीडीपी जैसे सूचक तो आपकी विलासिता के सूचक है कि आपने क्या क्या पैदा किया, कितनी इकोनॉमी बेहतर कर दी। इकोनॉमी बेहतर का मतलब है विलासिता है, इकोनॉमी बेहतर का मतलब है ठाट बाट। लेकिन जीपी का मतलब है, सकल पर्यावरण उत्पाद का मतलब है कि आपके जीवन की सुरक्षा। तो अभी शायद एक ये बड़ा विषय है। दूसरा बड़ा विषय है कि हर व्यक्ति को अब कम से कम सोचना ही पड़ेगा कि वो या तो कुछ त्याग दे जिसका बोझ पृथ्वी पर पड़ता है, या अपने स्तर पे वो किस तरह से उस पर योगदान कर सकता है। क्योंकि ये हर व्यक्ति का दायित्व है कि हर एक व्यक्ति को हवा मिट्टी पानी चाहिए। पृथ्वी और प्रकृति जब दे रही है तो उससे अपेक्षा भी करती है कि वो कैसे वापस करे, अपने व्यवहार से करे, त्याग दे के करे, या किसी भी रूप में वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या योगदान कर सकता है। ये समय आ चुका। और अगर अब हमने आज नहीं सोचा तो न तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएंगे, और हमारा अपना जीवन एक बड़े संकट में चला जाए, जो चला भी गया है। क्योंकि वायु अगर खराब हो रही है वो धीरे धीरे आप पर असर दिखाएगी। उसे प्राण वायु कहते हैं। आपने अपने ही प्राण संकट में डाल दिए, इस प्राण वायु को खराब कर। मिट्टी भोजन करते हैं आप जहरीला भोजन खा रहे हैं। अब इन जितने भी युद्ध होते हैं वो कैडमियम जैसे, ये लेड जैसे घातक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यही एक बड़ा विषय है कि अब प्रति व्यक्ति, प्रति घर, शहर, राज्य और देश क्या योगदान कर रहा है उस संतुलन को बनाए रखने के लिए, जिसके लिए शुरुआत में पृथ्वी ने दिया था। आज से पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारा एक रिश्ता था, जितना लेते थे उतना देते थे। कहीं ना कहीं गाँव की संख्या ज़्यादा थी। गाँव का मतलब क्या है? खेती बाड़ी, जंगल, हवा, मिट्टी, पानी। गाँव खाली हो गए, शहर भरते चले गए, वहाँ भी असंतुलन हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपनी लालसाओं के लिए गाँव को छोड़ा। अब कल आने वाले समय में संकट तो खेती बाड़ी में भी पड़ने वाला है, और जिस तरह से मौसम के बदलाव है, अब जो खेती बाड़ी का चक्र था वो भी प्रभावित कर दिया। अब जंगली वन जो भी है उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। वन्य जीव तो गए ही गए, वो तो हम ही ने ले लिए। मैं अक्सर कहता हूँ एक स्पीसीज़ है होमो सैपियंस, जिसका नाम मनुष्य कहा जाता है। जैसे होमो सैपियंस दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ा सीरियल किलर है। इसी ने एक एक करके जंगली जानवर मार दिए, वृक्ष मार दिए, और अब एक दूसरे को मारने को उतारू है, जो ये युद्ध हो रहा है। तो अब आपका क्या होना है जब आप इस होमो सैपियंस स्पीसीज ने, मनुष्य की इस प्रजाति ने, सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जिसने खत्म किया है सब कुछ। अन्य वन्य जातियों ने, प्रजातियों ने हमेशा चीज़ों को संतुलित रखा। तो जब अब यहाँ पहुँच गए हम कि जब मनुष्य ही मनुष्य को न समझे, मारने को उतारू हो जाए, तो फिर क्या है? प्रकृति तो इसे स्वीकार नहीं करेगी और अपने दंश देगी। वो लाल नीना हो, एल नीनो हो, कुछ भी हो, बढ़ती गर्मी, घटती ठंड, ये सब कुछ होगा, और इसके लिए स्वीकार लेना चाहिए। इसने एक नहीं कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि लगातार कुछ समय से जो तमाम तरह के विश्व युद्ध चल रहे हैं, इन सब के कारण निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, करीब 5, 7, 8% जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं ये होंगे, और ये आज असर दिखाई ना देखे, लेकिन आने वाले समय में इनका बड़ा असर है। और ग्लोबल वार्मिंग, जो तापक्रम पृथ्वी का पहले ही शिखर पे जा रहा है, इसने उसको और एक्सेलरेट कर दिया। और आप मानिए कि ये जो कुछ परिवर्तन मौसमों का हो रहा है, पिछले 2 साल से युद्ध चल रहे हैं,
कहीं पे कोई थकावट नहीं है, रुकावट नहीं है। एक तरफ मनुष्य की विलासिता, मनुष्य का अपने आरामदायी जीवन के लिए तमाम संसाधनों का, पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग, और उसी के कारण जो होता है तापक्रम बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज इसी होते हैं। और उसके ऊपर से ये नीम और करेले की बात कि अब युद्ध ने भी अपना एक बड़ा प्रकृति के प्रति विरुद्ध, आप मनुष्य से मनुष्य के विरुद्ध नहीं युद्ध कर रहे हैं, आप प्रकृति के प्रति युद्ध छेड़ चुके हैं। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के उससे आप आगे नहीं जा सकते, न जीत सकते हैं। और ये ला नीना जैसे प्रभाव या एल नीना जो भी प्रभाव है, ये कहीं इनसे भी जुड़े होते हैं। तो अब शायद हमें वर्चस्व के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए जो प्रकृति ने सक्षम किया था एक बेहतर जीवन जीने का, एक व्यवस्थित जीवन का, सामाजिक ताने बानों को नियंत्रित रखने का, हमने उसे खो दिया एक वर्चस्व की लड़ाई के कारण। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1,25,000 टन बारूद फूका गया था। अब आप मान लीजिए कि ये खाली बारूद नहीं होता, जब ये धुएं में परिवर्तित होता है तो सीधे सीधे पॉल्यूशन करता है। वियतनाम में 96,000 टन जो वियतनाम के हालात थे। तो आप मानिए कि गाजा की लड़ाई हो या यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो, ये आपस में इनकी शक्ति है विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। लेकिन इसमें कोई भी शंका नहीं है, सोचने की भी जगह नहीं बची कि ये बहुत बड़ा कारण बनते हैं। कि देखिए इनसे क्या होता है, हमके 3 तरह के पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता, मानसिक तो पड़ता ही है, लेकिन दूसरा वायु में आपके देखिए इनके कारण ऑर्गेनोफॉस्फोरस और बड़े कार्सिनोजेनिक जो तत्व होते हैं, क्योंकि आप जलाते भी हैं, आप अपने जो भी स्क्रैप होता है उसको भी जलाते हैं, वो वातावरण में वापस भेजता है। आप देखिए अगर रेडियो एक्टिविटी को यूज कर दिया तो रेडियो टॉक्सिन बनते हैं। आपने डाइऑक्सिन एक बहुत बड़ा केमिकल है जो कि हमेशा माना गया है और इसे ऑरेंज एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इतनी ढेर सारी चीज़ें हम जब इन युद्धों के कारण, अब आप देखिए कि कितनी गाड़ियाँ चलती होंगी, आम के और मिलिट्री की जो व्हीकल चलती होंगी वो कितनी ढेर सारी संख्या में चलती होंगी, इसकी कल्पना करें। और आपको मोटा मोटा हिसाब बता दूं, 5.5% जो ग्रीन हाउस एमिशंस है वो इन मिलिट्री और इन वेपन्स की कृपा से है। तो अब आप 5.5 की कल्पना करिए कि ये कितना ज़्यादा प्रदूषण हमारे उसमें फैला रहे हैं। और इसमें सॉयल भी नहीं बची, मिट्टी भी इससे प्रभावित होती है, वाइल्ड लाइफ प्रभावित होती है, नदियां भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी में जब ये कुछ मिलेगा तो पानी के माध्यम से नदियों में जाएगा और अंततः हमारे और आपके शरीर में भी जाएगा। तो इस तरह के जो युद्ध है जिसमें विवेकहीनता आ जाती है, जीतना एक सवाल होता है, लेकिन विश्व की सामूहिक रूप से एक बड़ी हार होती है, मनुष्य की हार है ये। कहीं वो अपने लिए स्वयं जो कुछ भी निमंत्रण दे रहा है युद्धों के माध्यम से, ये आने वाली पीढ़ी में निश्चित रूप से, आपको पता ही है वियतनाम और जापान की कहानियों का, कि उनमें पूरी जनरेशन डीएनए में असर पड़ जाता है। तो अगर आप आने वाले समय में इस तरह के युद्धों के हालात बनते रहे तो मनुष्य का डीएनए भी बदल नहीं है, क्योंकि प्रभावित होगा, म्यूटेट हो जाएगा। तो मतलब ये मौसम रहा है, काफ़ी ज़्यादा घटनाएं ऐसी आई हैं जो कि ऐसा लगता है कि बादल बहुत ज़्यादा फटे हैं, तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए एक बात तो हम सबको अब जान लेनी चाहिए कि जो कुछ भी मनुष्य ने किया ये सब उसी के प्रताप से है। क्योंकि हमने जिस तरह से ऊर्जा का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, शहरों की संख्या बढ़ती चलेगी और हमने किस तरह से ऊर्जा का उपयोग करके एक नए सिरे से धरती को तपाने का काम किया है। और ये विश्व भर की कहानी है, क्योंकि अब अगर आज देख लें 17% की दर से शहरीकरण हो रहा है। तो अब आप मानिए कि शहरों का योगदान प्रकृति के प्रति क्या होगा, कंज्यूम करिए, ये योगदान के ही कारण और एक नासमझी के कारण हमने विश्व का तापक्रम बढ़ा दिया। और ये विश्व का तापक्रम बढ़ने का सीधा असर ये मान के चलिए, पृथ्वी तो 1/3 है, 2/3 तो समुद्र है। अगर 2/3 समुद्र है तो अगर उनका तापक्रम बढ़ेगा तो मानसून की परिभाषा, वर्षा की परिभाषा तो सरलता से ये है कि जब समुद्र तपेंगे तब तक वाष्पोत्सर्जन होगा और प्रेशर का वेरिएशन जैसे आता है वो चल के पहाड़ों में
बरसते हैं क्योंकि तापक्रम नीचे हो जाता है। इसलिए इस वर्ष चाहे कैस्पियन सागर हो, अरब सागर हो, दुनिया में सागर तपे, और यही कारण है कि विश्व में कहीं भी इस बात की नहीं थी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि इस बार तो कहाँ पहाड़, पंजाब ने भी जो कुछ झेला, ये अतिवृष्टि की ही था, और ये सिर्फ मनुष्य की देन है। तपते समुद्रों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य से योगदान रहा है इस वर्षा के हालातों के पीछे। तो ये मानिए कि प्रकृति पर सीधा नियंत्रण हम खो चुके हैं। प्रकृति का अपना एक सुर होता है, एक तर्ज होती है, वो मौसम तय करती है, सर्दी गर्मी, लेकिन हम उसे बिगाड़ देते हैं क्योंकि उसका अपनी एक लय है, एक चक्र है, उस चक्र को बिगाड़ा है। और यही ला नीना, ये सब जो असर है, ये हमारे पृथ्वी के बदलते तापक्रम और समुद्रों का सबसे बड़ा योगदान है। अब आप देखिए कि इस बार की गर्मी शून्य के बराबर थी, और इस बार जो ढेर सारी बारिश हुई, ये सब मौसम चक्र के बदलने, इसलिए ला नीना हमारे बीच में आ रहा है। और अब आप देखिए, आज भी आपने औसतन अक्टूबर में एक बारिश नहीं देखी थी, लेकिन इस बार वर्षा पड़ रही है। और आपने ये भी देख लिया कि तापक्रम कम होना शुरू हो चुका है। साफ सा संदेश है, नवंबर दिसंबर हम पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उसको पिछले वर्ष बहुत गर्मी पड़ी थी, इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। और ये पूरा चक्र है जो धरती के तापक्रम के बढ़ने के कारण और उसके वेरिएशन के कारण हुआ है। देखिए, आप ये समझिए कि वो एक परत बना दे रहा है आसमान पे, और आसमान में जब परत बन जाएगी किसी भी स्तर पर, स्ट्रेटोस्फीयर पर, मीजोस्फीयर पर, लिथोस्फीयर, कहीं पे भी वो जब परत बनेगी, तो सूरज की किरणें जो पूर्ण रूप से हमारे बीच में आनी चाहिए, और फिर किरणें भी वो आएंगी जो घातक होंगी, कि ओजोन पर असर पड़ता है। तो अब आप देखिए ना, आपने कितने तरह के काम कर दिए, गाड़ियों का धुआं, युद्ध का धुआं, आपने पृथ्वी के आवरण को खत्म कर दिया है। और एक रिश्ता जो सूरज का, पृथ्वी का है, जो आदान प्रदान का, ऊर्जा का है, उस पर आप बाधा बन चुके हैं, बाधक हो चुके हैं। और ये विश्व युद्ध होंगे कुछ देशों के बीच में, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए ये प्रकृति और पर्यावरण के माध्यम से ही सबको कहीं ना कहीं आहत करेंगे। सर, एक